ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बीजेपी? बिल्कुल नहीं, वोट बीजेपी को नहीं दूंगा मैं, और ना मेरे अड़ोस पड़ोस से ना मेरी फैमिली से कोई भी वोट बीजेपी को देगा। बीजेपी कोई धर्म की ठेकेदार नहीं है, राम मंदिर कोई बीजेपी की बपोती नहीं है। राम मंदिर है, अपनी जगह है, राम हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। अच्छे दिन आ जाते हैं तो यहाँ पर इतने गरीब लोग का लाइन लगा हुआ रहता, ये बर्बाद कर देगी देश को आने वाले टाइम में। जो 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा था पिछले 67 सालों की सरकारों ने मिलके, आज वो 205 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 150 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हमारे ऊपर चढ़ चुका है। हर आदमी जो खड़ा हुआ है 1,40,000 का उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है इस टाइम। प्रधानमंत्री ये नहीं होंगे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं होंगे, जेपी नड्डा जी नहीं होंगे। 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं, आज तक वाराणसी कंप्लीट नहीं हुई, जो उनका संसदीय विधानसभा संसदीय क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी नहीं बना। बाकियों की तो खैर बात ही छोड़ दो कि अगर आप बीजेपी के किसी पेज में बीजेपी के खिलाफ लिख दोगे तो वो आपको माँ की बहन की दुनिया भर की गालियों से नवाज देंगे। 2000 का सिलेंडर छोड़ो, वो लकड़ी अगर काट काट के चूल्हा जलाते होंगे, और 2000 के पेट्रोल की बात रही, उनके घर में बाइक और स्कूटी तक भी नहीं होगी। राम मंदिर एक बिका हुआ फैसला था कोर्ट का, एक राज्यसभा की सीट पर। स्वागत है आप सभी का। 2024 का आगाज हो चुका है। हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड 2024 में क्या है। क्या जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपेगी या इस बार जनता बदलाव चाहती है? क्या सोचते हैं? नया साल आ गया है, 2024 स्टार्ट हो गया है। हाँ, हो गया। क्या सोचते हैं किस बारे में? राजनीति में बदलाव होगा या फिर से मोदी? होना चाहिए, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही विकास ही विकास हो रहा है। बीजेपी के विकास की बात करी जाए तो उल्टी गंगा बहा दी है उन्होंने, उसे अगर वो विकास समझते हैं तो ठीक है। हाँ। समझते रहे, ऐसी राजा वैसी प्रजा, हाँ। मूर्खाधिपति राजा मूर्खाधिपति प्रजा। बीजेपी कह रही सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं देश के। अच्छा, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है देश के। तभी गलवान घाटी में हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए थे, तभी पुलवामा में हमला हो गया था, 44 सैनिक शहीद हो गए थे, तभी हमारी जो चीन की जो नागालैंड में उसने चिनलैंड बना लिया है चीन ने। और आपको सबसे लेटेस्ट आपको जानकारी देता हूँ, जो हमारे 1962 युद्ध के परमवीर चक्र विजेता थे कैप्टन मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक बना हुआ था चीन बॉर्डर पे। वो उस बॉर्डर को जो स्मारक बना हुआ था उसको तोड़ के उन्होंने खत्म कर दिया, वहाँ से उसको बफर जोन बना दिया है। बफर जोन बनाने का मतलब ये है कि ना वो बफर जोन है, ना वो इंडिया की बॉर्डर है, ना वो उसका चीन का बॉर्डर है। अब बताइए कितना मजबूत हुआ है देश? देश सुरक्षित हाथों में है। तो ऐसे सुरक्षित हाथों में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया है, उसे वहाँ से हटा दिया गया, उसे बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। आज तक तो कभी नहीं हुआ था। बफर जोन में कन्वर्ट करने का मतलब कि वो देश किसी जमीन किसी भी देश की नहीं रही, उससे पहले वो भारत का अंग था ना, तभी हमने अपना स्मारक बना रखा था ना। तो आप खुद समझ लीजिए, इसी बात से अंदाजा लगा लेगी जनता कि अगर सीमा सुरक्षित है या नहीं है वास्तव में हमारी। कह रहे हैं कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुस आया है। तो घुस तो आया ना, और कैसे घुसेगा? अब परमवीर चक्र विजेता सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है, उसका स्मारक वहाँ से हटा दिया गया इसी बात के लिए कि चीन को एक्सेस मिल जाए वहाँ पे, वो बफर जोन बन जाए। और क्या चाहिए इससे? सीमा सुरक्षित है इस तरह से क्या? कह रहे हैं 3 राज्य में 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, वो सब सेमीफाइनल था, 24 में जीतेंगे। अगर ईवीएम रही तो जीत जाएंगे। मैंने तो पहले भी इस बात को उठाया, आपके चैनल पे आज फिर इस बात को उठा रहा हूँ। अगर ईवीएम बैन नहीं हुई इस देश में तो फिर ये ले जाएंगे। ईवीएम में हेरा फेरी इनका सबसे बड़ा। ईवीएम में भरोसा नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं है, भरोसा नहीं है। उसके सारे मैंने साक्ष्य दिए थे, आप मुझे काफ़ी दिनों बाद मिले हो। आपने कहीं मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और सारे के सारे अब इस लोग लगे हुए हैं, उदित राज लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगे हुए हैं इस मामले को हटाने के लिए कि ईवीएम से हटाओ, बैलेट पेपर लेके वापस आओ। ईवीएम में सेटिंग हो रही है, ये कंफर्म हो चुका है आपको। मतलब अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो मोदी हार जाएंगे? बिल्कुल 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 100% आ रही है। सिर्फ मोदी नहीं, पूरी बीजेपी हार जाएगी। वो तो कह रहे मोदी की गारंटी है, जनता वोट दे रही है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करा था, हो गई गारंटी पूरी? नहीं हुई। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी दी थी, हो गई पूरी? एक भी स्मार्ट सिटी बन गई आज तक? सबसे पहला उनका जो चैनल है उनका अपना नाम था वाराणसी का, कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज तक 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं, आज तक वाराणसी कंप्लीट नहीं हुई, जो उनका संसदीय विधानसभा संसदीय क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी नहीं बना। बाकियों की तो खैर बात ही छोड़ दो। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा आपने देख ही ली है कि हालत हो रही है। बीजेपी के रोज एमएलए और एमपी सारे के सारे रेप केस में पकड़े जा रहे हैं। अभी वो यूपी में आपने देखा 3 जने, वो बीजेपी आईटी सेल के बंदे थे, वो तीनों के तीनों, और 60 दिन तक वो लगातार बाहर रहे हैं। और उसके बाद जाके अब उन्हें गिरफ्तार करा के, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ा है तो, और वो रेप करने के बाद उसके बावजूद भी वो जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आए हैं। और बीजेपी का आईटी सेल कितना गंदा है आप लोग जानते हो ना, कि अगर आप बीजेपी के किसी पेज में बीजेपी के खिलाफ लिख दोगे तो वो आपको माँ की बहन की दुनिया भर की गालियों से नवाज देंगे। दुनिया भर के इमीडिएट वो आपको हलाला की पैदाइश घोषित कर देंगे, इमीडिएट आपको मुसलमान घोषित कर देंगे। दुनिया भर की गालियाँ बकता है आईटी सेल। कितने गंदे लोग हैं इसी बात से पता चल जाता है। और वो तीनों के तीनों अब जाके अक्यूज पकड़े गए हैं। 60 दिन पहले उन्होंने रेप करा था। तो ये उनकी महिला सुरक्षा है। पिछले साल 15 अगस्त पे यही महिला सुरक्षा के बारे में भाषण दे रहे थे, और उसी दिन 15 अगस्त पे बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोग छोड़ दिए गए। उसके बाद उनका माला डाल डाल के महिमा मंडन हो रहा था। क्या था ये महिला सुरक्षा थी? लेकिन सारी पहलवान कितने दिन तक हमारी बैठी रही, आज वो अपने अपने मेडल वापस कर रही है। ये महिला सुरक्षा है? ये महिला सम्मान है? कौन सी गारंटी पे यकीन करें उनकी? लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं जहाँ भी ऐसा कुछ होगा अगले चौराहे पर ढेर हो जाएंगे। वो किसके लिए कहते हैं? वो
बिल्कुल कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। आपने देखा कि चलो अब पुरानी मैं आपको वो देता हूँ, अतीक अहमद को मारा गया, अब पुलिस की अभिरक्षा में मारा गया, जो भी था वो गुंडा था, बदमाश था, सब जानते हैं जैसा भी। लेकिन कानून व्यवस्था की बात करी जाए तो 3 लोगों ने उसे मारा, उन 3 लोगों के घर पे आज तक बुलडोजर चला नहीं चला। एक तरफ त्यागी, आपको कांड याद होगा, मुजफ्फरनगर में थप्पड़ पड़वाया था उसने मैडम ने अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों से दूसरे बच्चों को, आज तक उसके ऊपर FIR हुई नहीं हुई। फिर क्या कहते हैं योगी जी, किसके बारे में कहते हैं? एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं योगी जी, सीधी सी बात है। खुल के पक्षपात हो रहा है। बिल्कुल होता है। कानपुर में नमाज पढ़ी जाती है ईद पे, तो 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। एक दिन की ईद की नमाज ही तो थी, ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए सड़क पे इन्होंने रोकी है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। कहीं भी आप देख लो जाके, कहीं अगर किसी भी कोने में कोई एक मुसलमान बेचारा नमाज पढ़ रहा होता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, अगर हॉस्पिटल में है या अगर वो फ्लाइट में है या ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ के कर रहा है तो। लेकिन आप ट्रेन में गाते बजाते चले जाओ, जय श्री राम करते चले जाओ, खूब आप ढोल मंजीरे बजाते चले जाओ, कोई वो नहीं होता। दोहरा रवैया है यूपी में। लेकिन प्रधानमंत्री लाल किला से ऐलान करते, मैं ही आऊँगा चाहे जितनी कोशिश कर लो। हाँ, तो इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं ना, EVM है उनके पास, EVM का तोता उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, आ जाएंगे वो। अगर वो दावा करने हैं EVM बैन नहीं हुई तो आ जाएंगे, EVM बैन हो गई तो वो सड़क पे हैं। लेकिन सारी बीजेपी कह रही है कि मोदी की वजह से विदेशों में डंका बज रहा है भारत का आज। मोदी जी की वजह से विदेशों में डंका कितनी बार ये बात उठ चुकी है। अभी पीछे एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, अखबारों में भी बड़े हेडलाइन में छापा गया था। 78% विश्व की जनता जो है मोदी जी को पसंद करती है। उस मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में शामिल कितने लोग थे? मात्र 5000। 800 करोड़ की विश्व की आबादी, उसमें से 5000 लोगों में वो शामिल हैं, जिसमें से कि भारत के मात्र 500 लोगों का सर्वे उन्होंने करा था, जो वो कहते हैं। अब उन 500 लोगों में भी किसी को फ़ोन गया या नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नहीं, भगवान जाने। उन 5000 लोगों के ब्याह पे बना के आप कह देते हो कि मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसे डंका बजता है जब वो ये दूसरी संस्थाएं होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है IMF, उसने अभी रिपोर्ट जारी करी कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है और भारत की स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है। उस रिपोर्ट को तो खारिज कर देते हैं फ़ौरन, लेकिन मोदी जी के डंके बजने की रिपोर्ट को वो फ़ौरन दिल खोल के एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा क्यों भाई? जब भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 2014 में 54वें या 55वें नंबर पे था और आज जब वो 111वें नंबर पे पहुंच गया, उसको तो स्मृति ईरानी फ़ौरन खारिज कर देती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया, मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, उसको तो फ़ौरन मना कर देंगी। लेकिन जब वो दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित होगी 5000 लोगों की, तो वो फ़ौरन तैयार है, हाँ जी, सीना चौड़ा करके, हाँ जी हाँ, मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपको याद है, गर्मियों में। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से उनका प्लेन टेक ऑफ हुआ था, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीज़ा बैन कर दिया था कि ये 6 राज्य के स्टूडेंट हमारे देश में नहीं आएंगे। ऐसा डंका बजता है। साउथ अफ्रीका में वो गए, प्लेन में बैठे रहे, आपको याद ही होगा, कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया, तब उन्होंने नाराज़गी जाहिर करी, तब वहाँ से उन्होंने एक बड़े सीनियर कैबिनेट मंत्री को भेजा रिसीव करने के लिए। ऐसे डंका बजता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में पूरे देश में पोस्टर लगे, गो मोदी बैक, गो मोदी बैक, मोदी किलर, वो तो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। ऐसे डंका बजता है। अगर ऐसे डंका बज रहा है तो बजता रहे फिर ऐसे डंका तो। लेकिन जब बीजेपी के सपोर्टर मिलते हैं, कहते हैं चाहे गैस 2000 हो जाए, पेट्रोल 2000 हो जाए, लेकिन हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन जिताएंगे मोदी को। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, जो वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, हालत देख लेना उनकी कभी आप। मैं पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता किसी के ऊपर। 2000 का सिलेंडर छोड़ो, वो लकड़ी अगर काट काट के चूल्हा जलाते होंगे, और 2000 के पेट्रोल की बात रही, उनके घर में बाइक और स्कूटी तक भी नहीं होगी, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं भी कह दूंगा जी मैं प्लेन नहीं लूँगा, मैं प्लेन नहीं चलाऊंगा, मैं प्लेन में पेट्रोल भरवा लूँगा। अरे मेरे पास प्लेन ही नहीं है तो मैं पेट्रोल कहाँ से भरवा लूँगा? सीधी सी बात है। जिनकी हैसियत ही नहीं है तो यही बात बोलेंगे, इसलिए सीधी सी बात है। तो लेकिन बीजेपी करी राम मंदिर हमने बना दिया, सोचता कोई नहीं था, खत्म कर दिया, ठीक है, हमारे साथ है। चलो राम मंदिर की आप बात करते हैं, राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी हो रही है। राम मंदिर एक बिका हुआ फैसला था कोर्ट का, एक राज्यसभा की सीट पर, सीधी सी बात है। बिका हुआ फैसला राज्यसभा की सीट पर, जो चीफ जस्टिस थे गोगोई, रंजन गोगोई, हाँ जी, उन्होंने ये फैसला दिया था और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। सीधी सी बात है, बिका हुआ फैसला था। खैर अल्टीमेटली वो खत्म हो गया, मसला खत्म, झंझट खत्म, निपट गया, मंदिर बन रहा है, खुशी हो रही है, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन मंदिर को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। मंदिर को मैं राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ता। ब्राह्मण आदमी हूँ, मंदिर की खुशी मुझे भी बहुत है, बन रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। नहीं जाएगा बीजेपी? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं 22 जनवरी को दिया जलाइए, बिल्कुल जलाएंगे, घर में जलाइए। सर जलाएंगे, राम मंदिर पे दिया भी जलाएंगे। राम मंदिर का जिस दिन फैसला आया था उस दिन भी हमने अपने घर पे दिए जलाए थे, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दूंगा मैं, और ना मेरे अड़ोस पड़ोस से, ना मेरी फैमिली से कोई भी वोट बीजेपी को देगा। बीजेपी कोई धर्म की ठेकेदार नहीं है। राम मंदिर कोई बीजेपी की बपोती नहीं है। राम मंदिर है, अपनी जगह है, राम हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। हमने राम को पूजना है, हमने राम को भी पूजना है, और हमने अपनी मातृभूमि को भी पूजना है, हमने अपने भारतवर्ष का भविष्य भी देखना है। अगर हमारे भारतवर्ष का भविष्य है एक राम मंदिर पे टिका हुआ है तो मैं उसको नहीं देख सकता। मुझे अपने भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, तो उसके लिहाज से मुझे बीजेपी कहीं से भी कहीं पसंद नहीं आती। ये बर्बाद कर देगी देश को आने वाले टाइम में। जो
2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा था पिछले 67 सालों की सरकारों ने मिलकर। आज वो 205 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 150 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हमारे ऊपर चढ़ चुका है। हर आदमी जो खड़ा हुआ है 1,40,000 का उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है इस टाइम, लेकिन इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क कब पड़ेगा? अभी तो आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले पेट्रोल के बारे में घोषणा हुई कि 10 रुपये लीटर अब घटाया जाएगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। पिछले 3 साल से जो बढ़ा हुआ था उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। कोविड काल से लगातार बढ़ के 100-110 पहुंचा था, और पिछले 3 साल के दौरान ही तेल कंपनियों ने 12 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं। अब अगर वो 10 रुपये की छूट देके 1-2 लाख करोड़ रुपए की रिबेट दे देंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? इतने में चुनाव निपट लेगा, इनका काम हो जाएगा। इसी तरह अगस्त में दिया था, अगस्त में चुनाव आ रहे थे 3 राज्यों के 5 राज्यों के, तो अगस्त में सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिया था। यही लॉलीपॉप थमा देते हैं, लॉलीपॉप चूसते हैं 2-4 दिन लोग, और उसके बाद खुश होते हैं, अरे 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 मजा आ गया। उसके बाद फिर पलट के जब 90 कर देंगे, 90 से जब 110 का होगा फिर रोएंगे बैठ के। जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई जाएगी। दिखाई जाएगी पक्का, ये काट दिया जाएगा। नहीं, कुछ निकाला जो जाएगा। सच कह रहा है वो मतलब सच, इन्होंने जो बोला ना वो सच कहा है भाई ने। ये जो सरकार है, इस सरकार में इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई जो पब्लिक को नजर आ रहा है, इस नतीजे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आने वाला जो फिर से जो साल होगा, अगर आप इससे भी अच्छा गुजारना चाहते हैं तो इस सरकार को चेंज आप कर दीजिए, ठीक है। और बेशक है कि आने वाला साल में ये सरकार अगर चेंज हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा, बहुत ही सरकार अच्छा बदलेगी तो नज़ारा अच्छा होगा। बिल्कुल, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लोगों को घूमने में और एंजॉय करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा दिन आ गया है। अरे कहने से क्या होता है, कौन कह रहा है कि अच्छा दिन आ गया? जरा हमें भी तो बता दे। अच्छे दिन आ जाते हैं तो यहाँ पर इतने गरीबी लोग का लाइन लगा हुआ रहता, ये लोग को भी तो उम्मीद है एंजॉय करने का। साल का इतना अच्छा दिन है तो क्या चाहते हैं आप? इतनी महंगाई में क्या ये कैसे किस नतीजे पर अच्छा दिन आ गया? आप ये विकास ही विकास हो रहा है सरकार में। कोई विकास नहीं है, केवल जुमलाबाजी किया गया है बीजेपी की तरफ से, और कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिए, हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं? बीजेपी और संघ जो है अलग चीज़ें है, और मोदी जी अलग हैं। मोदी जी जो है इंटेलिजेंट नहीं है, और नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, काम करने का तरीका नहीं पता है, और ज्ञान नहीं है। मोदी जी को ज्ञान नहीं है? जी हाँ, मोदी साहब को ज्ञान नहीं है। बताओ, गंगा यमुना में मंदिरों में कोरोना बताते हैं। अरे यार, जब से सृष्टि बनी है तब से कौन ने सतयुग त्रेता द्वापर में इन्होंने तपस्या करी है ऋषियों ने, तो बीजेपी तो कह रही सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। नहीं नहीं, बीजेपी और संघ मैं बता दूं, बीजेपी संघ बहुत पुरानी चीज़ है। इसमें बड़े बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ये नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री, इनको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, और ये कर्म करना नहीं चाहते। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं भाई। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कहीं नाम है, बता, हम भी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं प्रभु। इन कहाँ है? वहाँ पोस्टर लगना चाहिए। मैं ये मेरा इनरोल नंबर पे डिग्री नंबर ये है, बताइए। कहीं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अमित शाह दिखा तो रहे थे। अजय अमित शाह सामने तो आए, क्या है वहाँ की जो कॉरेस्पॉन्डेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? पायल है ना। फिर वहाँ कहाँ है इनका नाम लिखा हुआ? ये डिग्री नंबर है, ये दिखाओ। लेकिन बीजेपी कह रही मोदी की वजह से भारत विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। नहीं, कहाँ बज रहा है बोलो? एक कतर ने इनको धमका दिया। कतर कितने, हम 10,000 आदमी होंगे बोलो। ये रूस से पंगा, रूस चीन क्या है चीज़ है बोलो? रूस का दुनिया सम्मान करता है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, अमेरिका, फ्रांस है, जर्मन है। क्या यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं? सब मोदी जैसे हैं। मोदी साहब को कम से कम काम करने का तरीका है। देखिए, अगर मुझे नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, और लेजिस्लेटिव में जो है एक से एक टॉप आदमी हैं,